हेलो गाइस, स्वागत है तो मेरे स्टडी पे। और आज हम साइंस के सेट प्रैक्टिस 8 को करने वाले हैं, यानी कि 8वां सेट प्रैक्टिस है। हम लोग कल जो है इस क्वेश्चन को देख चुके थे, 27 नंबर क्वेश्चन को, कि जेट्रोफा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है। तो इसका आंसर हम सी करेंगे। जो बायोडीजल होता है, बायोडीजल जो है वो जेस्ट्रोफा नामक वनस्पति से हमें मिलता है। तो इसका सी कर लेंगे, बायोडीजल। फिर आगे हम चलिए बढ़ते हैं। देखिए, एक और कंटेंट में बताना चाहती हूँ। 2025 के में जो नोबेल प्राइज मिला हुआ है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, उसे हम लोग याद कर लेंगे। तो देखिए, वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान के बारे में बताया। तो वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है वो रॉयल स्वीडिश ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। किससे दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। यह जो है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। किन्हें दिया गया है? तो याद कर लेंगे, सुसुमु कितागावा जो कि जापान के हैं, और रिचर्ड रॉबर्टसन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उमर यागी जो है वो अमेरिका के हैं, और संयुक्त रूप से इन्हें प्रदान किया गया है। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, अगर केमिस्ट्री की बात करें कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होता है तो आपका उम्र बहुत ज़्यादा होगा, तो इससे उमर यागी याद रख लेंगे। केमिस्ट्री उमर यागी। फिर देखिए, उमर यागी तो हम याद रख लिए। फिर क्या है कि रिचर्ड रॉबसन है, और उम्र ज़्यादा रहेगा तो आप रिचर्ड रॉबसन, रिच भी होइएगा, ज़्यादा दिन जाइएगा, ज़्यादा दिन कमाइएगा तो रिच भी होइएगा। फिर क्या? सुसुमु कितागावा, बहुत किताब लिखिएगा, पढ़िएगा, तो आप रिच हो जाइएगा। इस तरह से बस रिलेट करके आप याद कर लेंगे कि सुसुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी को अमेरिका के जो है उन्हें 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ। तो ये हम देख चुके हैं। ये क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो उपरोक्त में से कितनों को बनाने के लिए जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, इसमें जो है ना, केवल इसका आंसर डी 4 होगा। 4 जो है, जैसे कि स्नेहक लुब्रिकेंट जिसे बोलते हैं, उसे बनाने के लिए हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर डी होगा। बाकी जो एरोसेल है या अग्निमंदक है या फोन्समेंट है, इसे हम बनाने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल नहीं कर पड़ते। जो स्नेहक होता है, जिसे लुब्रिकेंट इंग्लिश में कहते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, कि फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। फायर अलार्म में जो हम जैसे हॉस्पिटल वगैरह में फायर अलार्म लगा होता है, तो उसमें हम फोटो सेल का उपयोग करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फोटो सेल का। तो इससे याद रख लेंगे कि फोटो सेल जो है वो फायर अलार्म में इस्तेमाल किया जाता है, और ये आप सही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने के लिए किया जाता है। तो हम याद रखेंगे, जो प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने के लिए लेमन घास का प्रयोग किया जाता है। किसका? लेमन घास का। आंसर सी इसका कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे, कि एक परमाणु के कणों में समान है, उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक परमाणु में अगर कण है और कण के में समान उप परमाणु के कणों, दोनों के कणों में विपरीत गुण हो, तो उसे हमें क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रतिकण कहते हैं। विपरीत का मतलब क्या होता है? कि प्रति। कण है तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतिकण। तो बी आंसर कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्या बताया गया है कि पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो पदार्थ का जो परमाणिक सिद्धांत होता है, सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले थे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। छठे नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि किसी भी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको पता होगा कि जे थॉमसन ने जो है वो प्लम पुडिंग जो तरबूजा वाला दिए थे ना सिद्धांत, उसे प्लम पुडिंग कहते हैं। तो जे थॉमसन, इसका बी आंसर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे, कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है, यानी उसका विपरीत जो पार्टिकल होता है, वो होता है पॉजिट्रॉन। तो आंसर कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है।
आंसर कर लेंगे ए। 8वां नंबर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि एक कार्बन डेटिंग समतुल्य होता है। तो एक जो कार्बन डेटिंग होता है, कार्बन डेटिंग वो 1000 किलोग्राम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। एक कार्बन डेटिंग जो है 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है। तो इसका आंसर आप क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे। 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है 1 कार्बन डेटिंग। 9 नंबर क्वेश्चन में देखने वाला क्या है कि बोसोन कण के नाम का संबंध किस वैज्ञानिक से है। कहने का मतलब कि बोसोन के कण जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो SN बोसन। यहाँ बोसोन है ना, तो यहाँ बोस है तो SN बोस याद रख लेंगे। बोसोन कण के बारे में बताए थे SN बोसन। इसका आंसर बी कर लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि स्ट्रेमियम जो था, ऑस्ट्रेनियम के कारण ही जो पटाखा फूटता है तो उसमें लाल रंग दिखाई देता है। किसके कारण, ऑस्ट्रोसियम के कारण। किसके कारण, ऑस्ट्रोसियम। ये आंसर कर लेंगे। आपको पता है कि हरा कलर किस कारण दिखाई देता है, पता है तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप ए कर लेंगे। स्ट्रोमियम से हमें लाल कलर पटाखे में दिखता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स यानी कि CNTS किसने बनाई है, तो ये किसने बनाई है, तो ये एजीमा ने बनाई है। एजीमा जो थे उन्होंने कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाया है। तो एजीमा इसका याद कर लेंगे, बी आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि यूरिया निम्न में से किस प्रकार का निष्कासन। तो यूरिया पता है कि आपको, यूरिया में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन का होता है, तो वो नाइट्रोजन का निश्चेन है। तो यूरिया का नाइट्रोजन कर लेंगे, ए इसका आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते क्वेश्चन में कि निम्नलिखित तत्वों में 13 नंबर क्या बोलता है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। तो ब्रोमीन जो है उसका गलनांक सबसे कम है। कहने का मतलब है कि जिंक इससे ज्यादा गलनांक का होगा, कैल्शियम इससे ज्यादा गलनांक का होगा, और लेड इससे ज्यादा गलनांक का होगा। तो ब्रोमीन इसका आंसर कर लेंगे कि सबसे कम जो है ब्रोमीन का होता है। ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद कर ले तो अच्छा रहता है। और सेशन को जरूर लाइक करते जाइए अच्छा लगे तो। बाकी जो मेरे पिछले सेट प्रैक्टिस है उसको भी आप जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम अत्यधिक गर्म कर देंगे तो वो किसका निर्माण हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा। क्यों, कि जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, बाई मतलब हाइड्रोजन होता है, मतलब पानी, तो हम उसे अगर गर्म कर देते हैं ना तो वो पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, इसलिए वो सोडियम कार्बोनेट बच जाता है। याद रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट बच जाता है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बच जाता है, उसका निर्माण हो जाता है, ऐसा समझेंगे। तो इसका आप आंसर ए कर लेंगे, सोडियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं, सेशन को लाइक करते रहिएगा अच्छा लगे तो। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो रासायनिक का नाम क्या है। फोटोग्राफी में हम कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं, उसे हाइपो हाइपो मतलब कि ज्यादा रासायनिक का नाम क्या है, तो देखते हैं। उसका सोडियम थैलोसल्फेट बोलते हैं। फोटोग्राफी में थैलोसल्फेट इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम थैलोसल्फेट। याद रखें, फोटोग्राफी थैलोसल्फेट। तो सोडियम थैलोसल्फेट का इस्तेमाल हम करते हैं फोटोग्राफी में, तो इसका ए आंसर याद रख लें। 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, जो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक है वो एंटी लोइसियर है, एंटी लोइसियर होते हैं, एंटी लेवेनहॉक जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो एंटी लोइसियर लियोसियर याद रख लेंगे, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। आंसर डी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे कि कौन सी धातु विद्युत बल्बों में फिलामेंट में प्रयोग की जाती है। बिल्कुल आसान, आपको पता होगा कि बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं। तो इसका आंसर आप बी कर लेंगे, टंगस्टन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, 17 नंबर क्वेश्चन में कि मृदुल पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपस्थित होती है। मृदुल पदार्थों में यानी सॉफ्ट पीने वाली चीजों में कौन सी गैस उपस्थित होती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। इसका आंसर आप बी कर लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो मृदुल यानी सॉफ्ट ड्रिंक में उपस्थित होती है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 19 नंबर पर। तो 19 नंबर में क्या बताया कि गन पाउडर का मिश्रण किस मिश्रण से बना होता है। तो गन पाउडर में आपको पता होता है कि गन पाउडर में क्या मिला रहता है, चारकोल मिला रहता है, सल्फर मिला रहता है और पोटेशियम नाइट्रेट। गन पाउडर में चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। गन चलाना है तो आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, यानी कि ऊर्जा होना चाहिए, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल से पोटेशियम नाइट्रेट याद रख लेंगे।
और देखिए चारकोल, अगर आप किसी को गन मार देंगे तो बेचारा का कोल हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गड्ढा हो जाएगा, छेदा हो जाएगा वो। तो चारकोल याद रख लेंगे गन में। और सल्फर, बेचारा का सल्फर हो जाएगा, मतलब कि बहुत छितरा जाएगा। गन से आप पोटेंशियल नाइट्रेट से उसको मारेंगे तो चारकोल हो जाएगा, चार कट जाएगा तो सल्फर हर तरफ फरफर आ जाएगा, मतलब कि सब अलग हो जाएगा। बस ये रिलेट कर लेंगे कि गन पाउडर में क्या होता है, चारकोल, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोल। तो आंसर इसका सी कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 20 नंबर में बोला हुआ कि यांत्रिक अपहास यानी कि न्यूरोडीजेनेरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइड कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किन से उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि जो ये तंत्रिका अपवास है ना, और तंत्रिका अपवास एक समस्या होती है। तंत्रिका माने तंत्र से संबंधित समस्या है। तो समस्या के लिए उत्तरदायी जो मैग्नेटाइड कण जो पर्यावरण प्रदूषण के रूप में है, वो उसको बताना है। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे कि देखिए इसका आंसर मोटर गाड़ी के ब्रेक रखेंगे, मोटर गाड़ी का इंजन और बिजली संयंत्र। यानी कि जो कहने का मतलब ये है कि जो ये तंत्रिका अपवास होता है उसकी समस्या के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले जो मैग्नेटाइड कण है जो कि पर्यावरण प्रदूषण के रूप में है। तो यानी कि जो अपवास तंत्रिका अपवास जो बीमारी हो रही है वो किससे हो रही है, मोटर गाड़ी के ब्रेक से हो रही है, मोटर गाड़ी के इंजन से हो रही है और बिजली संयंत्र से हो रही है। तो इसका आंसर आप बी कर लेंगे 1 2 4। तो इससे होता है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि चिली सिरा जिसे चाइल्ड सेल्ड पीटर भी कहते हैं, किसका रासायनिक नाम है। तो सोडियम नाइट्रेट का। मैंने पहले भी इसको बता चुका है, ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ कि ये जो चिली सिरा होता है चाइल्ड साल्ट पीटर जिसे कहते हैं वो सोडियम नाइट्रेट का बना होता है। बिहार पुलिस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है 2024 में, जब मैंने दिया था तो मेरे सेट में था, तो भी इसका आंसर कर लेंगे। फिर देखते हैं पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है। अगर पेट्रोल और डीजल जो है वो अधूरा जलता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता होगा कि प्रदूषण जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से सर्वाधिक होता है। तो याद रखेंगे पेट्रोल और डीजल से जो निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, जिसका सिंबल CO होता है। और डी इसका आंसर आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पर कि बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो बेहद आसानी कि हम बारूद अगर हमें बनाना है तो मैं पोटेशियम नाइट्रेट, अभी हम देखे थे कि गन चला रहे थे पोटेंशियल से, तो उसे याद रख लेंगे। बारूद तो गन में भी डाला जाता है ना, तो पोटेशियम जो नाइट्रेट है उससे हम बारूद बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर आप बी कर लेंगे। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखते हैं जो 24 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अल्म का मुख्य तत्व क्या है। ये तो बेहद ईजी है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि मिल्क ऑफ जो मैग्नीशियम होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है, यानी कि सी होगा। मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड ही मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रमुख तत्व या कहे कि प्रति अल्म होता है, मुख्य अल्म होता है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो इसका आंसर आप सी कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में तैयार जो है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो ओजोन होता है। प्रकाश का जो रासायनिक धुंध पाया जाता है उसमें ओजोन सदैव रहता है, ओजोन हमेशा रहता है। ये सब एल्युमिनियम, आयरन, फास्फोरस, मीथेन का कोई रोल नहीं है, इसलिए आप ए आंसर करेंगे ओजोन। जियोलाइट क्या है, पता है जियोलाइट क्या है। तो जियोलाइट क्या होता है कि हेमेड्राइट सोडियम और एल्युमिनियम सिलिकेट होता है जियोलाइट। देखिए आपको मैं बताती हूँ जियोलाइट। देखिए हाइड्रेट याद रख लेंगे, हाइड्रेट पानी सोडियम से याद रखेंगे कि नमक जरूरी है। एल्युमिनियम सिलिकेट, देखिए आपको जीना है जियोलाइट, आपका जीवन में लाइट रहे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हाइड्रेट पानी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मतलब खाना भी चाहिए। एल्युमिनियम सिलिकेट, एल्युमिनियम का बर्तन रहेगा तभी ना अपन एल्युमिनियम के बर्तन में अनाज डालेंगे, नमक डालेंगे, पानी डालेंगे तो आप जी सकेंगे सब खा पी के। तो जियोलाइट किसका क्या होता है, तो हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट याद रख लेंगे, आंसर भी कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको याद हो गया होगा, और अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कीजिए। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है। और देखिए अगर आपको वीडियो चाहते कि मेरे पास पहुंच जाए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा सेट प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, और प्लस थ्योरी जो आपको नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मेरे पास पहुंच सके। आप नहीं कीजिएगा तो पहुंचेगा कैसे।
देखिए 27 नंबर में क्वेश्चन में देखते हैं कि पसीना रोधी रसायनों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है। जो पसीना रोधी बनाए जाते हैं जिसे डिओडोरेंट कहते हैं, वो सामान्यतः क्या होता है, तो उसमें एल्युमिनियम के यौगिक पाए जाते हैं। पसीना रोधी जो रसायन बनाए जाते हैं डिओडोरेंट बनाए जाते हैं, उसमें एल्युमिनियम के यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? एल्युमिनियम के यौगिक। तो ये आंसर कर लेंगे। आगे क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम नाइट्रेट्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये तो बेहद ईजी है कि एल्युमिनियम नाइट्रेट्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एल्युमिनियम ऐसे होता है और एन लगा होता है, तो इसका आंसर ए कर लेंगे। एल्युमिनियम नाइट्रेट्स क्या होता है? AiN होता है, बस यही होता है एल्युमिनियम नाइट्रेट्स। ए आंसर कर लेंगे 28 नंबर का ए। अब 29 नंबर क्या है कि चौक, जिसे चाल्क का रासायनिक नाम क्या होता है। जो चाल्क होता है, जो चौक हम लोग पहले बोर्ड में लिखते थे स्कूल में, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो ये होता है चाल्क का फॉर्मूला। तो इसका आंसर आप सी कर लेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो चाल्क का बना होता है। 30 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे कि 30 नंबर क्वेश्चन क्या बताया गया, ऐसा ही रह पाएगा। देखिए 30 नंबर, संगमरमर का प्रयोग भवन निर्माण में तथा मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है। आपको पता होगा कि संगमरमर जो हम भवन निर्माण में या रासायनिक चीज में या जब फ्रैक्चर हो जाता है उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। संगमरमर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट लगा लेंगे, ये इसका आंसर कि संगमरमर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। 31 नंबर क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो लवण मानव अस्थियों में यानी कि मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं, वो हड्डियों में जो क्या पाया जाता है? कैल्शियम और सल्फेट। तो बेहद ईजी क्वेश्चन है कि कैल्शियम और सल्फेट मानव की हड्डियों में पाया जाता है, तो सी आंसर कर लेंगे। सी आंसर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन का मिलान करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का मिलान करेंगे तो क्यूप्रिक लवण, कोबाल्ट ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फाइड और क्या बोलते हैं, फेरिक लवण। तो हम देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। फिर देखिए क्यूप्रिक लवण जो होता है, जैसे मुझे जो पता है मैं वो पहले करूँगी। जैसे कि जो फ्यूरिक लवण होता है ना, फेरिक लवण, देखिए मुझे ये पता है कि कैल्शियम जो सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फाइड, वो जो होता है कैल्शियम सल्फाइड, वो नींबू जैसा लाल होता है। कैल्शियम सल्फाइड नींबू जैसा लाल होता है, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड का मतलब क्या है? कोबाल्ट ऑक्साइड का मतलब है कि कोबाल्ट का मतलब नीला होता है, पढ़े होंगे आप ये वाला, SO4 ऐसा रहता है, वो नीला होता है। तो इससे याद है कोबाल्ट जो ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड जो है, कोबाल्ट ऑक्साइड वो गहरा नीला होता है। तो देखिए इसका कैल्शियम सल्फाइड का नींबू जैसा लाल हो गया, कोबाल्ट का गहरा नीला हो गया। और फिर हम देखें कि फेरिक लवण का मतलब होता है, फेरिक का होता है ये प्रदीप्तिशील पीला होता है, प्रदीप्तिशील पीला होता है। तो एक बच गया, तो एक हम कहाँ लगाएंगे? क्यूपरस लवण में, यानी कि लाल। तो इसका आंसर हम कैसे मिला लेंगे कि जो ये क्यूपरस है वो लाल होता है, और कोबाल्ट जो ऑक्साइड होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड वो गहरा नीला होता है। कैल्शियम सल्फेट तो ये नींबू जैसा होता है लाल, और फेरिक जो लवण होता है वो प्रदीप्तिशील पीला होता है। तो इसका आंसर हम, ये सारा मैच कर रहा है डी में, तो डी लगा लेंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसे भी हम सम्मिलित कर लेंगे कि बहुलक और उपयोग उसका क्या क्या है। तो बेकेलाइट देखिए, ये तो बहुत ईजी है। बेकेलाइट हम लोगों को सबको पता होता है। जो बेकेलाइट होता है ना, वो विद्युत उपकरण में प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन, ये तो घरों प्रयोगशाला में आप पॉलीथीन लाते ही होंगे कि पॉलीथीन जो विद्युत रोधक है, क्या है आपको पता है, प्लास्टिक में ये जो करंट है वो पास नहीं होता, इसलिए विद्युत रोधक है। और विद्युत रोधक है पॉलीथीन, और घरों प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। टेफलॉन तो आपको पता है कि नॉन स्टिक के बर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नियॉन जो 60 है वो संश्लेषित रेशे एवं दरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नियॉन 66 जो होता है वो संश्लेषित रेशे और दरी बनाने में। मैंने ये बहुलक का एक शॉर्ट भी डाला है अपने, आप मेरा शॉर्ट देखिएगा ना, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसका आंसर आप ए कर लेंगे। सीधा सीधे कि बेकेलाइट विद्युत में, पॉलीथीन विद्युत रोधक और प्रयोगशाला घरों में इस्तेमाल करते हैं, टेफलॉन बर्तन में इस्तेमाल करते हैं, और नायलॉन 66 संश्लित रेशेस और दरी बनाने में। तो इसका आंसर आप ए कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी ये देखना है क्वेश्चन की सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सोडा लाइम जो होता है वो, सोडा लाइम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड
और कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड वो सोडा लाइम का उदाहरण। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जलाशयों में जो है न्यूट्रिफिकेशन होता है, यानी कि जलाशयों में न्यूट्रिफिकेशन करना है। तो इसका आंसर डी है, जैसे कि नाइट्रोजनस पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट की अधिकता के कारण जल का हम न्यूट्रिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसमें पोषक तत्व होने चाहिए और ऑर्थोफॉस्फेट अधिक होना चाहिए, तब हम उसको न्यूट्रिफिकेशन कर पाएंगे जल का। फिर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में कि कहा गया है कि किस किस वर्ष रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। तो आपको पता होगा कि 1916 और 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना उस समय में, तो उस समय में नहीं दिया गया था। तो इसका आंसर ये कर लेंगे। इसको मिलान हम करेंगे, मिलान करके देखते हैं कि कैलोमोन क्या होता है। कैलोमोन जो है, कैलोमोन ये जो है वो क्या होता है, तो देखेंगे जो कैलोमोन होता है पहले जो मुझे पता वो मिला नहीं, जैसे कि चिली साल्टपीटर जैसे हम लोग अभी देखे थे। तो चिली साल्टपीटर क्या होता है, चिली साल्टपीटर जो होता है वो सोडियम नाइट्रेट होता है। मिला लेंगे। सोरा तो आप जानते होंगे, सोरा जो अम्ल होता है, सोरा अम्ल वो उसमें नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये मिला लेंगे। चाइनीज वाइट्स का मतलब होता है, चाइनीज जो है चाइनीज वाइट्स का मतलब होता है जिंक ऑक्साइड। चाइनीज वाइट का मतलब होता है जिंक ऑक्साइड। और कैलेमोन जो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है। इसका आंसर आप देखिए क्या, कैलोमोन जो मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है। चाइनीज वाइट जो होता है वो जिंक ऑक्साइड होता है। चाइनीज चाइनीज जो है चाइनीज जो है चाइनीज वाइट जिंक ऑक्साइड। साल्ट चिली साल्ट पीटर तो आप देखे थे सोडियम नाइट्रेट। और सोरे का जो अम्ल होता है वो नाइट्रिक अम्ल होता है। तो इसका आंसर आप क्या, इसका आंसर आप डी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम डी इसका आंसर कर लेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि ट्रांस यूरेनियम तत्व के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कि ट्रांस यूरेनियम तत्व के लिए। ये जो दोनों वैज्ञानिक है ना, ग्लेनन थियोडोर सीवर्स और एडविन मैकल मैकलमना, ये दोनों जो उन्हें ट्रांस यूरेनियम तत्व के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो गैलन थियोडोर सीवर्स है और एडविन मैकलमलाना जो है, दोनों के लिए उन्हें दोनों को ट्रांस यूरेनियम तत्व के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इसका आंसर आप डी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है कि BRIT यानी कि भारत सरकार निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य करती है। तो आपको पता होगा कि भारत सरकार जो है वो समस्थानिक प्रयोगशाला में कार्य करती है। वो समस्थानिक प्रयोगशाला ने मतलब मिलकर और केमिस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ती है, तो इसीलिए समस्थानिक प्रयोगशाला इसका आंसर हो जाएगा सी। कर लेंगे आप। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो मरी हुई जो मछली होती है से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है। ये एमिनो यौगिक होती है। आपको बताओ कि जो मरी हुई मछली उससे एमिनो यौगिक निकलता है, यानी कि एमिनो एसिड निकलता है, उसका उत्सर्जन होता है, उसका जो मल होता है वो है एमिनो यौगिक होता है। तो मृत मछली से निकलने वाला जो दुर्गंध है वो एमिनो यौगिक है। तो ये इसका आंसर आप क्या करेंगे, ए इसका आंसर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, मिलाएंगे, देखते हैं आगे क्वेश्चन में, मिलाते जाएंगे आगे क्वेश्चन में कि सूची मिलाना है। तो सूची में हम कैसे मिलाएंगे, देखिए बताया गया जैसे लोहा, लोहा क्या होता है, आपको पता होगा कि जो लोहा होता है वो कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। दे दीजिए, आप सभी जानते होंगे हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। शीशा, आपको पता होगा कि शीशा जो संचायक फैक्ट्री में होता है। चांदी तो जानते हैं कि ये तड़क चालक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तांबा फोटोग्राफी के लिए। बेदी जी क्वेश्चन था, एक बार और मिला लेते हैं कि आपको क्लियर है। लोहा हीमोग्लोबिन में, शीशा जो है संचायक फैक्ट्री में, चांदी जो है तड़िक चालक में इस्तेमाल किया जाता है, तांबा फोटोग्राफी। तो इसका आंसर आप डी कर लेंगे, डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, डी आप आंसर लगा लेंगे। आगे बढ़े 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है। भविष्य का धातु जो है वो टाइटेनियम को कहा जाता है। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। सी आंसर कर लेंगे, टाइटेनियम को भविष्य का धातु। देखते हैं, लाल स्याही बनाई जाती है। लाल स्याही बनाने के लिए हमें योसिन से हम जो है लाल स्याही बनाते हैं। किससे, योसिन से। क्या लिखा हुआ, योसिन से। इसका आंसर डी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे, इसको भी सूची को मिलान करेंगे। तो देखिए मिलान करते हैं सूची को। ये मिलान करने वाला इजी रहता है, हार्ड नहीं रहता है, ऐसा नहीं, सूची के बहुत हार्ड रहता है। देखिए जैसे कि हमको पता है एसीटोन जो है, एसीटोन नहीं पता, पर जो ये है क्या बोलते हैं कार्बन, जो ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड,
ये मुझे पता है कि ये अग्निशामक होता है। आपको पता होगा कि अग्निशामक जो फायर ब्रिगेडर आते हैं आग बुझाने के लिए, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड रखते हैं। तो इसको हम ए में मिला लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखेंगे तो हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड होता है वो जो होता है वो घावों की मरहम पट्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन जो होता है वो घावों की मरहम पट्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका 3 कर लेंगे। द्रव अमोनिया देखेंगे, द्रव अमोनिया जो होता है वो प्रतिशत होता है, यानी कि द्रव अमोनिया का इस्तेमाल हम रेफ्रिजरेटर में करते हैं, तो इससे याद रखेंगे कि द्रव अमोनिया जो है वो द्रव अमोनिया प्रतिशत के लिए, और जो हाइड्रो पेरोक्साइड है वो घावों मरहम पट्टी के लिए, और कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के लिए, और एसीटोन खून पॉलिश नाखून जो पॉलिश करते हैं ना उसमें एसीटोन मिलाते हैं। हम लोग को भी नाखून नेल में अगर पॉलिश हटाना होता है तो हम एसीटोन से हटाते हैं, मिलता है छोटा सा बोतल में। तो इसे याद रख लेंगे, ये 2 हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वो अग्निशामक होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी के लिए, द्रव अमोनिया प्रतिशत के लिए। तो इसका आंसर आप सी कर लेंगे, मिलान कर लेंगे कि इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, 45 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, अभी हम देखे थे कि द्रव अमोनिया जो है, द्रव अमोनिया का जो है ना वो प्रतिशत में तो इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, साथ ही परमाणु बल के लिए भी होता है। मैग्नीशियम जो डाइऑक्साइड है वो शुष्क स्केल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो हाइड्रोलिक एसिड होता है, हाइड्रोलिक एसिड वो संचायक सेल के लिए। देखिए, अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आप मिला लीजिए। यहाँ पे आप अगर याद तो कर सकते हैं ना, आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल रहा है ना, तो इससे याद रखें कि अब जैसे हम लोग देखा कि द्रव अमोनिया जो है प्रतिशत रेफ्रिजरेटर में भी इस्तेमाल हो रहा था, तो याद रखें कि द्रव अमोनिया जो है परमाणु बल में भी होता है। हाइड्रोलिक जो एसिड होता है यानी HCl जो होता है वो संचायक सेल में होता है। याद तो करते जाएंगे ना कि हाइड्रोलिक जो एसिड होता है वो संचायक सेल में होता है। मैग्नीशियम जो डाइऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो होता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड याद रखें कि वो शुष्क सेल में पाया जाता है। किसमें? शुष्क सेल में। तो तीनों ये सही मिला लेंगे। जब पोटेशियम क्लोराइड है, माचिस में किसी भी तरह से पोटेशियम का इस्तेमाल नहीं होता, वो फास्फोरस से बना होता है, रेड फास्फोरस से माचिस के तेल में। तो इसे पोटेशियम क्लोराइड जो है वो गलत है, तो इसे ए आंसर कर लेंगे इस तरह से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बाकी जो ये सब है सब सही है और ये गलत है, तो यह आंसर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेशन बड़ा चल जाएगा पर क्वेश्चन आज कवर करके जाएंगे। आज केमिस्ट्री खत्म ही कर लेंगे क्योंकि कल से फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है कार्बन नैनो का निर्माण किया जाता है? ये थोड़ी देर हम पहले पढ़े थे कि आइजीमा जो है वो कार्बन नैनो के ट्यूब्स का निर्माण किए थे। ठीक है, 47 नंबर की द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन के उद्योगों के स्तर में प्राप्त जो है द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? तो अगर जो द्रवित हाइड्रोजन है या द्रवित ऑक्सीजन है, तो जब औद्योगिक स्तर पर हम उसे प्रयुक्त करते हैं ना तो उसे क्रायोजेनिक्स बोला जाता है। आप जानते होंगे कि आजकल क्रायोजेनिक्स बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब क्रायोजेनिक्स इंजन जितना भी PSLV GSLV से छोड़ा जा रहा है वो क्रायोजेनिक इंजन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसे क्रायोजेनिक्स आप याद रख लेंगे कि वो द्रवित क्या होता है, द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, क्या क्रायोजेनिक्स। तो डी आंसर कर लेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित के में से कौन सा सम्मिलित है? तो देखिए कौन सा सम्मिलित है, तो आपको पता होगा कि जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, दांत के लिए तो नहीं होता है। भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी वो उसमें ये नहीं था, फ्लोराइड प्रदूषण नहीं था, वो मिथाइल आइसोसाइनेट था। भोपाल त्रासदी, अम्ल वर्धा में मिसाइल नहीं, ये मिथाइल आइसोसाइनेट इसमें था। अम्ल वर्षा के लिए आपको सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। फ्लोराइड पोल्यूशन अलग होता है, दंत दंत का क्षय होने के लिए कुछ और मिलाया जाता है। ये सब तीनों गलत ही है, देखिए उल्टा पुल्टा मिला है वो गलत है ये सब। बस जो ओजोन जो दिखता है उसे चर्म कैंसर होता है, बिल्कुल स्किन कैंसर तो होता ही है ना ओजोन से, तो इसलिए इसका आंसर डी आप कर लेंगे। आगे बढ़े 39 नंबर क्वेश्चन पे, इसको भी हम मिला लेंगे, ये तो बेहद आसान है। देखिए कैसे मिला लेते हैं, जो जो पता है उसको पहले लेते हैं। जैसे नेशनल स्पोर्ट डे पता है कि नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को होता है। नागासाकी पता है कि नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। टेक्नोलॉजी आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो 11 मई को मनाया जाता है टेक्नोलॉजी। और जो फोटोग्राफी दिवस होता है वो 19 अगस्त को होता है। तो इसका आंसर हम देख लेंगे कौन सा है। देखिए इसका आंसर ए है, क्या है, ए है, सॉरी दोस्तों, ए है, तो मान लेंगे इसको ए आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप यकीन मानिए मैं साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगी, आप बस बने रहो और सेशन को लाइक करो और सब्सक्राइब करके शेयर करो कि और लोगों तक पहुंच पाए। देखते हैं 50 नंबर की निम्नलिखित पदार्थों युग्मों में से कौन सा जो है टर्च, इलेक्ट्रॉनिक सेवर आदि प्रसाधनों में प्रयुक्त बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए जो टॉर्च होता है, इलेक्ट्रिक आदि जो साधन होते हैं जिसमें बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो निकेल और केडियम केडियम जो होता है केडियम, इसको हम इस्तेमाल करते हैं बैटरियों में। बैटरियों के इलेक्ट्रोड के लिए हम निकल और कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर आप ए कर लेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो अमरूद से जो है हम जेली बनाते हैं। किससे बनाते हैं? अमरूद से। तो इसका आंसर सी कर लेंगे, अमरूद। ठीक है, आगे क्वेश्चन 52 में देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2011 को जो है किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था? तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस के रूप में। आगे बढ़ेंगे 53 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु में अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है? अकार्बनिक यानी कि वो कार्बन नहीं है, तो वो हाइड्रोजन सल्फेट है। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो अकार्बनीय गैसीय प्रदूषण है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो याद रख लेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी शांति के लिए हम जो पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सब नहीं, कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस, टेट्रा क्लोराइड, एथिल अल्कोहल नहीं, पोटेशियम जो होता है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड कहते हैं ना कि ब्रोमाइड, बोर बोर लगता है तो बहुत शांति रहता है, तो इसीलिए ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये आंसर कर लेंगे कि पोटेशियम जो ब्रोमाइड है वो शांति कारक औषधि होता है। क्या होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड। मैं इतना जोर जोर के देकर पढ़ाती हूँ कि आप ये मतलब कि कर पाओ सही। चलिए इसको मिला लेते हैं। कहाँ गया? नहीं, ऐसे रखेंगे तो ना मिला पाएंगे। फ्रेऑन जो होता है वो को पता है कि वो प्रतिशत में रेफ्रिजरेटर में लगा होता है फ्रेऑन। फिर देखते हैं ये जो कार्बन जो टेट्राक्लोराइड है, मैंने पहले बताया कि अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है। टेट्रा इथाइल टेट्रा जो है टेट्रा क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में और फ्रेऑन जो है वो प्रतिशत में है। तो देखते हैं कि पहला का 2 है किसी में, इस समय तो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पहला का 2 तो मिल गया था, ये पहला का 2 मिल गया था। और बेंजीन जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, हाँ सही हो रहा है। तो इसको हम बी करेंगे। कैसे मिलाएंगे? देखिए ये नहीं जरूरी कि सब आता ही है, पर फिर भी हम मिला सकते हैं। जैसे फ्रेजोन इसको इस्तेमाल कर लिए, टेट्राक्लोराइड को अग्निशामक में इस्तेमाल कर लिए, और देखेंगे कि और किस किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि जो क्या बोलते हैं टेट्रा एथिल है, टेट्रा एथिल को हम कीटनाशी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो याद रख लेंगे कि इसका ये हो जाएगा। और बेंजीन तो पता है कि एंटीनियो अब अस्फुटिकारक होता है, बेंजिक हाइड्रोक्लोराइड, इसका फार्मूला भी होता है, हम लोग पढ़े हैं। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे कि इसको इससे मिला लेंगे। टेट्रा को आप कीटाणुनाशक, और कार्बन टेट्राक्लोराइड तो पता अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और बेंजीन हेलोराइड इसमें। 2 भी पता रहेगा तो आप आंसर कर जाएंगे, घबराना नहीं है। तो डी इसका आंसर कर लेंगे। देखते हैं कि एंटीबायोटिक अधिकांशता प्राप्त करते हैं, तो जीवाणुओं में हमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल मतलब प्राप्त होता है जीवाणुओं से। तो उसका आंसर आप सी कर लेंगे कि जीवाणुओं से प्राप्त होता है। फिर क्या दिखा हुआ है कि लौंग, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो लौंग का जो तेल होता है ना, वो क्या है कि उसे हम यूजेनॉल में इस्तेमाल करते हैं। लौंग का तेल निम्नलिखित में से प्रमुख घटक यूजेनॉल का होता है। आगे बढ़ते हैं कि बिना बुझे हुए चूने क्या है? 98 बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेहद आसान, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझे हुए बोलते हैं चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को। मतलब आतिशबाजी में हरा रंग किस पदार्थ की उपस्थिति की, मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था। तो बेरियम अगर उपस्थित है पदार्थ में तो आतिशबाजी में वो हरा रंग क्या करता है? निकालता है। याद रख लेंगे, बेरियम हो जाएगा। 60 नंबर, मेडिकल केमिस्ट्री दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? यानी कि जो मेडिकल केमिस्ट्री का दवाओं का वर्गीकरण है वो लक्ष्य आणविक लक्ष्य पे अधिक उपयोगी होता है।
ना कि औषधि प्रभाव, रासायनिक संरचना। आणविक लक्ष्य होता है। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजन में जो है मेसोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग किया जाता है। तो भोजन में मेसोसोडियम ग्लूकालेट का क्यों प्रयोग किया जाता है? इसका हम आंसर ए और बी दोनों कर लेंगे। केवल एक लिखना है, स्वाद बढ़ाने के लिए। इसके लिए स्वाद बढ़ाने के लिए। और ए, केवल ए का मतलब क्या हम समझे? कुछ नहीं, स्वाद बढ़ाने के लिए आप लगा लेंगे आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जो है इलेक्ट्रोसोन विद्यमान होने वाली सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने को हानिकारक माना जाता है। तो देखिए, प्रसाधन सामग्री से आप क्या समझते हैं? प्रसाधन जो सामग्री होता है, प्रसाधन सामग्री से इसका आंसर होगा। तो क्या किसमें जो है ट्राइसोनल विद्यमान होने के कारण सर्वाधिक संभावना जो लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने को हानिकारक माना जाता है। ये खाद देखिए, खाद्य प्रदूषक बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। फल पकाने वाला पदार्थ भी बहुत जल्दी हो जाएगा। पुनः जो प्लास्टिक पात्र है ये भी, पर ये जो प्रसाधन सामग्री है वो लंबे समय तक के लिए रखा जाता है। लंबे समय तक रखने के प्रभाव में होने के लिए हानिकारक माना जाता है प्रसाधन सामग्री। प्रसाधन का मतलब समझते हैं क्या? सौंदर्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेकअप का सामान, उसे कहते हैं। ये 63 देखते हैं कि जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो रेडियम का। अगर जहरीली जो गैस है उनको हम खत्म करना है तो उनका जो उत्प्रेरक होता है ना, वो रेडियम उत्प्रेरक धातु में रेडियम उत्प्रेरक से हम खत्म करते हैं। तो इसका आंसर सी कर लेंगे। मैं अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। मिट्टी में भी ऑक्सीजन होता है, कांच में भी, सीमेंट में, केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो इसका आंसर आप ये कर लेंगे, केरोसिन। यदि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार, जो हवा में श्वसन सूक्ष्म कण तैर रहे हैं वो 5 माइक्रोन से भी कम है। जो हवा में सूक्ष्म कण श्वास लेने के लिए दौड़ रहे हैं वो 5 माइक्रोन से भी कम है। डी आंसर कर लें। 66 क्या है कि संगीत को सुरों पर कौन सा नियम आधारित है? अष्टक का नियम संगीत के सुरों पर आधारित। बेहद इजी क्वेश्चन, ये आंसर कर लेंगे। ये सारे विविध हैं, तो विविध मैं एक वीडियो में करवा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। सेशन बहुत बड़ा हो रहा है, अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कीजिए, और ये आपको चाहिए तो ले लीजिए भी। विविध है, पढ़ लीजिएगा और सारा क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।